Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, Changing the Way of Thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams like NABARD and IBPS AFO. Friends, आज के सेशन में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आज के सेशन में बात करेंगे हम दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जिसमें हम 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हम टेलीग्राम पर भी हैं तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर वी प्रवीण राव विंस डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। तो यहाँ पर प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के जो VC हैं, वाइस चांसलर हैं डॉक्टर वी प्रवीण राव, इन्होंने यहाँ पर 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड जीता है जो कि 2017 से 2019 का है। मतलब ये जो अवार्ड है वो हर 2 साल में दिया जाता है। तो ये जो रीसेंट अवार्ड है डॉक्टर MS स्वामीनाथन वो दिया गया है डॉक्टर वी प्रवीण राव को, जो कि वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के। अब यहाँ पर बात आती है कि ये कौन सा पुरस्कार है, तो ये 7वां है। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अभी जो 2017-19 का डॉक्टर वी प्रवीण राव को MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है वो कौन से नंबर का अवार्ड है, तो ये 7th नंबर का अवार्ड है। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि अभी हाल ही में रिसेंट में 2017-19 का MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये VC डॉक्टर वी प्रवीण राव को दिया गया है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और अभी आगे और भी क्वेश्चन है वो भी जान लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये हर 2 साल में ये जो अवार्ड है डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया जाता है। और आपको बता दें इस अवार्ड को जो प्रेजेंट करता है वो एक एसोसिएशन है जिसका नाम है रिटायर्ड ICAR एम्प्लॉय एसोसिएशन। इसको हम RICAREA के नाम से भी जानते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर नूजीवीडू सीड लिमिटेड है जो कि बहुत बड़ी 40 साल पुरानी लिमिटेड है। ये दोनों मिलकर इस अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन बन जाएगा कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड कितने साल में दिया जाता है, तो हर 2 साल में ये अवार्ड दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि इस अवार्ड में मिलता क्या है, तो यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ का, जो कि इंडियन रुपीज़ है, 2 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज, उसके साथ साथ यहाँ पर साइटेशन दिया जाता है। और आपको बता दें प्रेजेंट में जो डॉक्टर प्रवीण राव हैं वो हैंडल कर रहे हैं लगभग 13 रिसर्च और 6 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, जो कि किस पर बेस हैं, माइक्रो इरिगेशन पर बेस हैं, जो कि 3 देशों में है, इंडिया, इजराइल और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा कि MS स्वामीनाथन अवार्ड जिसको दिया जाता है उसको कितना कैश प्राइस दिया जाता है, तो 2 लाख रुपीज़ का यहाँ पर कैश प्राइस निर्धारित किया गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा कि दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूट इन 2004 इन ऑनर ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो आपको याद रखना है 2004 में ये अवार्ड देना स्टार्ट किया गया था। और आपको बता दें कि ये एक ऑनर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन के लिए। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है MS स्वामीनाथन के बारे में कुछ लाइन आपको बतानी है कि वो कौन है, किस फील्ड में काम किया है और वो क्यों जाने जाते हैं। ये सारी चीज़ जल्दी से आप कमेंट करिए, हमने कई वीडियो में आपको बताया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि डॉक्टर वी प्रवीण राव यहाँ पर तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ CIIA के मेंबर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि जो पहला MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया था 2004-05 का, क्योंकि हमने आपको बताया है कि 2004 में स्टार्ट हुआ था, तो जो पहला अवार्ड बनेगा वो बनेगा 2004 से लेकर 2005 का, जो दिया गया था लीडिंग पोल्ट्री साइंटिस्ट डॉक्टर गेंदा लाल जैन को, जो कि 27 अक्टूबर 2005 को दिया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पहला MS स्वामीनाथन अवार्ड कब दिया गया और किसको दिया गया, किस ईयर में दिया गया। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए। डॉक्टर गेंदालाल जैन को दिया गया 2004-05 में दिया गया,
और 27 अक्टूबर 2005 को फाइनली ये दिया गया 2004-5 के लिए, ये आपको याद रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट हमारे तैयार हो गए जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इस बार बनेगा कि ICAR यूनिवर्सिटी की जो रैंक लिस्ट है, ठीक है, 2020 की वो रिलीज की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर 1 पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो यहाँ पर टॉप 20 लिस्ट की हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहली रैंक जिसको मिली है वो है ICAR का NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। तो इसको यहाँ पर फर्स्ट रैंक से नवाजा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से करंट अफेयर बन सकता है और ये पूछा जा सकता है कि 2020 में ICAR यूनिवर्सिटी रैंक के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें या इंस्टीट्यूट की बात करें तो कौन सा पहले स्थान पर आया है, तो वो है ICAR का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ठीक है। सेकेंड नंबर पे है ICAR का IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है। और थर्ड नंबर पे है आपका इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, जो कि इज्जत नगर में है। और फोर्थ पर है GV पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पंतनगर उत्तराखंड में है। इस तरीके से पांचवें नंबर पर यहाँ पर लुधियाना है। तो सारा कुछ यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ से आपकी टॉप 20 की लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, जो आपको पता होना चाहिए। 2020 का ही डेटा है, 2021 का आएगा आपका नेक्स्ट ईयर में, जो कि आपको बता दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपनी सभी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि घर बैठे सभी एग्रीकल्चरल स्टूडेंट को एग्रीकल्चर में क्या क्या नई अपडेट हो रही हैं, क्या क्या करंट अफेयर हैं, उससे रूबरू हो सकें और आने वाले एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। आगे बात करेंगे तो 3 डे विशाखा ऑर्गेनिक मेला 2021 हेल्ड इन विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर बात करेंगे तो विशाखापट्टनम में विशाखा ऑर्गेनिक मेला ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि 3 दिवसीय था, 3 दिन चला। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो विशाखा ऑर्गेनिक मेला है वो 2021 में किस डेट को चला। तो आपको याद रखना है 3, 4 and 5 ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 3, 4, 5 दिसंबर को ये 3 दिवसीय ऑर्गेनिक मेला ऑर्गेनाइज किया गया। और आपको याद रखना है कि जो नाबार्ड के चेयरमैन है प्रेजेंट में, गोविंदा राजू चिंताला, उन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है इस 3 दिवसीय विशाखा ऑर्गेनिक मेला का। और आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है MVP कॉलोनी के राजा ग्राउंड में, ठीक है। AS राजा ग्राउंड उसको जाना जाता है, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। तो जितनी भी ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं अक्रॉस दी स्टेट इस मेले में आए और उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और आपको ये बता दें कि 100 से ज़्यादा स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया गया है, उसको प्रमोट किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए अवेयरनेस यहाँ पे की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो जो फाइनल डे था, मतलब 5 ऑफ दिसंबर को यहाँ पर जब अवार्ड दिए गए, तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिक फार्मर हैं, NGOs हैं, जर्नलिस्ट हैं या फिर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रमोशन के लिए काम किया है, उसको प्रमोट किया है, उसके लिए यहाँ पर उनको अवार्ड से भी नवाजा गया। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि उनको पुरस्कार वितरण भी किया गया। और आपको बता दें कि जो विशाखा ऑर्गेनिक मेला है ये ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पर गौ आधारित प्रकृति व्यवसाय दारुला संगम की, ठीक है, ये एक आपकी संगम है, उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस मेले के रिगार्डिंग कि ये सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे, मतलब मॉर्निंग 9 AM से नाइट के 10 PM तक ये खुला रहा था, ठीक है। ये मेला का यहाँ पर ये रूटीन था, ये टाइमिंग थी और हमने आपको डेट बताई है। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसने इनॉग्रेट किया, कहाँ पर हुआ, कितने दिन का था, इस मेले का नाम क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था। तो वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, ठीक है। किसने ऑर्गेनाइज किया ये भी यहाँ पर हमने आपको बता दिया। सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। No record of farmers' death due to protest, so no financial assistance, government tell parliament। तो यहाँ पर
पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है जो कि किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। उन्होंने बोला है कि नो रिकॉर्ड ऑफ फार्मर्स डेथ ड्यू टू प्रोटेस्ट, सो नो फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो यहाँ पर किसानों की मांग थी कि जो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, एग्रीकल्चर लॉ आए थे उनके विरोध में प्रोटेस्ट करते हुए, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, उनकी फैमिली को राहत दी जाए, मुआवजा दिया जाए, और जो किसान मृतक हुए, ठीक है, जो किसान मरे हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए ऑफिशियली। इन सारी मांगों को सरकार ने ठुकरा दिया है और उनका कहना है कि हमारे पास ऐसे किसी फार्मर का रिकॉर्ड नहीं है जिसकी डेथ हुई है प्रोटेस्ट में, इसीलिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का मतलब ही नहीं बनता है, कोई आधार नहीं बनता है और कोई प्रश्न नहीं उठता है कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए। ये बात कही है सरकार ने पार्लियामेंट में। आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लियरली बोला है कि ये जो 1 साल का जो प्रोटेस्ट चला है फार्मर्स का, इसमें हमारे पास कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर फार्मर मरा हो और उसकी डिटेल सरकार के पास हो, इसीलिए उनको कंपेंसेशन या कोई मुआवजा देने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। ये नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट में वेडनेसडे को, जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे। आगे अगर हम बात करेंगे तो द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज़ नो रिकॉर्ड इन द मैटर एंड हैज़ द क्वेश्चन डज नॉट अराइज। तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास ना कोई रिकॉर्ड है, इसी कारण कोई क्वेश्चन ही जनरेट नहीं होता है इसके ऊपर कि उनको कंपेंसेशन भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट में बोला गया था, जो मांग थी किसानों की, जो किसान मोर्चा है उसकी, कि जितने भी किसान मरे हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाए और फैमिली को सपोर्ट किया जाए सरकार के द्वारा। लेकिन ऐसा सरकार करने के मूड में नहीं है, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। अब यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें बता दूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिसेंट में, क्योंकि आपको हमने बताया ऑर्डिनेंस कब आए, उसके बाद जो दोनों बिल थे वो कब पास हुए, फिर तीसरा बिल कब पास हुआ। फाइनली जो तीनों बिल रिपील का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 19 नवंबर को हुआ था। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर संबोधन किया, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। उन्होंने यहाँ पर राष्ट्र को संबोधन करते हुए सुबह सुबह 19 नवंबर को फार्म लॉ रिपील करने का जो अनाउंसमेंट है, घोषणा थी, वो की थी। और फाइनली 29 नवंबर, ठीक है, 29 नवंबर को पार्लियामेंट में ये जो तीनों बिल हैं उनको वापस लिया गया, उनकी सारी कार्रवाई की गई। तो कह सकते हैं कि दो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही पूछा सकता है कि अनाउंसमेंट कब किया गया, तो 19 नवंबर को, और फाइनली पार्लियामेंट में ये बिल कब पास हुए रद्द होने के लिए, तो वो हुए 29 नवंबर को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको पता रखना है। अब जल्दी से कमेंट करना है कि जो बिल थे लोकसभा और राज्यसभा से कब पास किए गए थे, ये आपको बताना है। हमने कई सारे वीडियो में आपको बताया, तो जल्दी से कमेंट करो कि जो बिल थे, तीनों बिल थे जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से किस किस डेट में फाइनली पास हुए थे, ये आपको जल्दी से कमेंट में डालना है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आपको जो पहले पढ़ाया गया है उसकी नॉलेज है या नहीं। आगे बात करेंगे तो कन्नूर टू बिकम फर्स्ट पोल्ट्री वेस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो यहाँ पर केरला का जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है वो भारत का ऐसा पहला स्टेट बनने वाला है जो कि पोल्ट्री वेस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि भारत का अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके चलेंगे तो केरला का कन्नूर ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा कुछ टाइम बाद जो कि पोल्ट्री वेस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा पूरे भारत का। अब ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज ऑफ लोकल गवर्नमेंट कन्फ्रंट व्हेन इट कम टू वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द डिस्पोजल ऑफ स्लॉटर हाउस एंड पोल्ट्री वेस्ट। तो जितने भी स्लॉटर हाउस हैं जहाँ पर मांस काटा जाता है, ठीक है, जितना भी पशु हैं जिनको बोल सकते हैं हम लोग आगे फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिनका मीट हम यूज़ करते हैं, जो जहाँ काटा जाता है उसको हम स्लॉटर हाउस बोलते हैं। और पोल्ट्री वेस्ट जहाँ पर नॉर्मली आप देखते होगे जो शॉप होती है जहाँ पर आप नॉर्मली चिकन खरीदते हो या फिर कोई भी पोल्ट्री का जो मीट है किसी भी रूप में आप खरीदते हो, उसका जो वेस्ट होता है, उन दोनों वेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है कि इस वेस्ट को डिस्पोजल करना सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो केरला है उसका जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है उसने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम किया है इस वेस्ट को डिस्पोज करने का, और यही कारण है कि बहुत जल्दी जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है वो भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा जो कि पोल्ट्री वेस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा।
अब यहाँ पर बात आती है तो कन्नू ने काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम से सर्वाइव किया है और कहीं ना कहीं कुछ टाइम के रिसर्च के बाद, वर्क के बाद यहाँ पर अब कन्नू डिस्ट्रिक्ट इस रास्ते पर है कि बहुत जल्दी उसको पोल्ट्री वेस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट का जो बोल सकते हो ताज है वो पहनने को मिलेगा। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है। पहला आपका हरिथा केरलम मिशन जो कि HKM के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है आपका सुचित्वा मिशन, और उसके साथ साथ जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन तीनों ने मिलकर यहाँ पर रेंडरिंग प्लांट का निर्माण किया है। ठीक है, रेंडरिंग प्लांट क्या करेंगे कि उस वेस्ट को एक ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट में तैयार करेंगे जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो नदियों के किनारे या फिर कहीं तालाब के किनारे या फिर जो फर्टाइल लैंड है वहाँ पर डाल के हम दूषित करते थे एनवायरनमेंट को एज वेल एज सॉइल को और पानी को, तो उससे भी कहीं ना कहीं बचाव होगा, उससे बीमारियाँ कम पैदा होंगी, हम ये बोल सकते हैं। और इससे होगा क्या कि जो केरला स्टेट है वो साफ़ सुथरा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी एक डिस्ट्रिक्ट है फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट होगा, तो इस तरीके से जितना भी वेस्ट है उसको डिस्पोजल करके हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम आगे आने वाले समय में जो बीमारियां फैल रही हैं उसको कम कर पाएंगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सोर्स होता है बीमारियों के फैलने का। तो इस पे यहाँ पर काम किया गया है और बहुत जल्दी जितना भी पोल्ट्री वेस्ट है या फिर स्लॉटर हाउस वेस्ट है उसको डिस्पोजल किया जाएगा 100%। ठीक है, जो कि अभी करने वाला है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो जनवरी 2022 तक की जा सकती है। मतलब 2022 जनवरी में ये अनाउंसमेंट आ सकता है कि पोल्ट्री वेस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट बन चुका है केरला का कन्नूर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ये पॉइंट है, क्योंकि इसके लिए सभी को सोचने की रिक्वायरमेंट है कि जितना भी जो वेस्ट है, क्योंकि आप भी जानते हो कि मीट का जो कंजप्शन है वो कितना ज़्यादा है हमारे भारत में, और ख़ासकर जो कोस्टल स्टेट हैं, ठीक है, जो कि समुद्र के किनारे बसे स्टेट हैं, वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बोल सकते हो जितना भी आपका मीट है, चिकन है, मटन है या फिश है, उनका कंजप्शन होता है। तो जो वेस्ट निकलता है उसके लिए क्या मैनेजमेंट किया गया है उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी वर्क किया है और ऐसे प्लांट बनाए हैं जिनको हम रेंडरिंग प्लांट बोल सकते हैं, जिसके तहत जितना भी आपका वेस्ट है उसको डिस्पोज किया जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं हर मामले में इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव रहने वाला है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे तो फ्लिपकार्ट ने एक MOU साइन किया है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और फ्लिपकार्ट के बीच में एक MOU साइन किया गया है। किस योजना के लिए? तो वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DAYNRLM। तो ये जो MOU साइन किया गया है ये हेल्प करेगा लोकल बिजनेस के एम्पावरमेंट में, उनको सशक्तिकरण मिलेगा, और जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं SHG जो कि ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं उनको यहाँ पर बोल सकते हो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाने की जो जद्दोजहद है उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी इस MOU के आने से, ये यहाँ पर बोला गया है। और आपको बता दें कि जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हैं उसको स्ट्रेंथ और ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, और ख़ासकर जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं जो छोटा मोटा काम करती हैं, जो संसाधन तैयार कर रही हैं, आगे छोटा बिजनेस चालू कर रही हैं या एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है इस MOU के आने से। और आप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो विज़न है आत्मनिर्भर भारत, तो इसको कहीं ना कहीं और बोल सकते हैं ऊंचाइयां मिलेंगी और इसको उड़ान मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस MOU के आने से जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं या फिर जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं, छोटे मोटे जो काम धंधे हैं जिससे रोजी रोटी लोगों की आ रही है, और कहीं ना कहीं भारत की GDP में कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट है, उनकी भी बोल सकते हो कहीं ना कहीं हाथ है उसको आगे ले जाने में, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस MOU के आने से। अब जल्दी से आपको कमेंट करना है कि फ्लिपकार्ट के प्रेजेंट CEO कौन है। अब बात करेंगे सेंटर टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 35 लाख मेट्रिक टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस टिल 2022। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मार्च 2022 तक सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि फेज़ 1 में 35 लाख मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे जो कुपोषण है, जो माल न्यूट्रिशन है वो कम हो सके, और जो हंगर की प्रॉब्लम है, जो भुखमरी से लोग मर रहे हैं, उनकी जो रेशियो है वो कम किया जा सके। इसके लिए
3 फेज़ में जो फोर्टिफाइड राइस हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे खासकर जो गरीब जनता है, जो ऐसे लोग हैं जिनको खाना मुश्किल से नसीब होता है डेली, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार हेल्प करने के मूड में है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 फेज़ में जो ये राइस है जिसको फोर्टिफाइड राइस बोला जाता है, और हमने आपको कई बार बताया है कि राइस के न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो बोल सकते हो जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाता है, उनकी मात्रा को इंक्रीज़ किया जाता है ताकि बोल सकते हो जो कुपोषण है, ठीक है, उसको भगाया जा सके भारत से, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल सके ताकि उनकी जो हेल्थ है वो रिकवर कर पाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कुपोषण के कारण जो हेल्थ का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है और कहीं ना कहीं वो बीमारियों को आमंत्रित करता है। उसको रोकने के लिए ही ये जो बोल सकते हो कदम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है। पहले फेज़ में 35 लाख मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस मार्च 2022 तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेकेंड फेज़ में मार्च 2023 तक 175 लाख मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों को, खासकर महिलाओं और बच्चों को। और थर्ड पे बात करेंगे तो फेज़ थर्ड में मार्च 2024 तक 375 लाख मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों को, आम जनता को, गरीब जनता को। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो पूरा काम किया जा रहा है इसमें 3 बॉडी जुड़ी हुई हैं, हम बोल सकते हैं 3 डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और उसके साथ में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इन सभी लोगों ने मिलकर एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है, उसके तहत इसको आगे ले जाने का कार्य स्टार्ट किया है। वो है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS के नाम से जाना जाता है, और एक है आपका PM पोषण स्कीम। इन दोनों स्कीम के तहत इन तीनों डिपार्टमेंट ने मिलकर 2024 तक 375 लाख मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस हमारे लोगों के लिए, जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट करने की जो मुहिम है वो स्टार्ट की है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालन्यूट्रिशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे भारत में, उसको भगाना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने यहाँ पर ये कदम उठाया है। अब देखते हैं कितना इफेक्टिव होता है, लेकिन अभी तक आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितने फेज़ में किया जाएगा और कितने लाख मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस स्कीम के तहत ये किया जाएगा, और कौन कौन सी बॉडी हैं जो आपस में पार्टनरशिप में या मिलकर इस मुहिम को आगे ले जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे शेयर ऑफ स्टेट इन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो शेयर है वो किस स्टेट का ज़्यादा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं जाननी है, 4 से 5 पॉइंट आपको जानने हैं इस स्लाइड से, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला आपको याद रखना है कि जो PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये एक भारत की वॉलंटरी स्कीम है। इसके तहत 3 प्रीमियम आते हैं जो किसानों को पे करने होते हैं। पहला प्रीमियम है खरीफ क्रॉप के लिए जो कि 2% का होता है, रबी क्रॉप के लिए 1.5% मतलब 1.5% का होता है, और जितनी भी कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं उसके लिए 5% का यहाँ पर प्रीमियम पे करना होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और IBPS AFO में कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रबी क्रॉप के लिए कितना प्रीमियम पे करना होता है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या फिर खरीफ क्रॉप के लिए कितना प्रीमियम पे करना होता है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको तीनों परसेंटेज याद रखनी है। और एक और चीज़ यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो बेडेड प्रीमियम मतलब जो वहन है कितना परसेंट करती है, तो 50-50 के रेशियो में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस योजना के तहत जितना भी खर्चा है, ठीक है, या फिर जितना भी बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट है वो वहन किया जाता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 50-50 के रेशियो में। लेकिन अगर नॉर्थन स्टेट की बात करेंगे, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ पर ये रेशियो हो जाता है 90-10, 90 सेंट्रल 10 स्टेट। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट जो कि आपको जल्दी कमेंट करना है कि PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस डेट को लॉन्च हुई थी, ये आपको जल्दी से बताना। हम कई वीडियो में आपको बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कब
लॉन्च की गई थी, कब आई थी किसानों के लिए उनके फसल का बीमा करने के लिए? जल्दी से कमेंट करें, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। आगे बात करेंगे तो यही उसी स्लाइड का सेकंड पार्ट है जिसमें हम बताने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा शेयर किस स्टेट का है। तो ये 2020-21 की लिस्ट है, यहाँ पर स्टेट है, ये टोटल स्टेट सब्सिडी है। यहाँ से पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो एनरोलमेंट है किसानों का वो कहाँ पर किस स्टेट में किया गया है। तो सबसे ज़्यादा किया गया है 2020-21 में महाराष्ट्र, जो कि आपका है 3008, ठीक है, और ये करोड़ में है, ये भी आपको याद रखना है। और सेकंड नंबर पर है राजस्थान, जो कि आपका है 2822, मतलब 2822, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा महाराष्ट्र और सेकंड पे हो जाएगा राजस्थान, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार राजस्थान टॉप पर था लेकिन इस बार महाराष्ट्र टॉप पर है और राजस्थान सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर 2020-21। तो अब ये बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने के लिए किसानों को, ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर किया गया या कितना पैसा रिलीज किया गया। और ये दो स्कीमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे ले जाती हैं, कहीं ना कहीं बढ़ावा देती हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग डेडिकेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसको PKVY के नाम से जाना जाता है, और दूसरी है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसको MOVCDNER के नाम से जाना जाता है, जो कि 2015-16 से चल रही हैं। एग्जैक्ट अगर आपसे कोई ईयर पूछ ले तो 2015 आपको बतानी है। ये दोनों स्कीमें 2015 में स्टार्ट हुई थी और इनका उद्देश्य क्या था? ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और जितनी भी इनऑर्गेनिक फार्मिंग है और केमिकल का यूज़ है उसको कम करना, इस दोनों योजनाओं का उद्देश्य था। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि जितनी भी स्कीम है जहाँ पर फार्मर को एनकरेज किया जाता है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करे, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करे, जिसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करे, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करे, जिससे होगा क्या कि जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा, कुछ नुकसान नहीं होंगे उसको यूज़ करने से, कोई बीमारियां नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं उसको आगे ले जाया गया है इन दोनों स्कीम के तहत। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो PKVY स्कीम है, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके तहत 31,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर पर 3 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं। मतलब 3 साल के लिए 1 हेक्टेयर खेत के लिए 31,000 रुपये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एज ए सब्सिडी अंडर PKVY स्कीम। और अगर हम बात करेंगे MOVCDNER, मतलब मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो उसके तहत यहाँ पर बोल सकते हैं हम 32,500 पर हेक्टेयर पर 3 ईयर रुपीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब है कि 3 साल के लिए 1 हेक्टेयर खेत के लिए 32,500 रुपये यहाँ पर एज ए सब्सिडी दी जाती है, ताकि आप ऑर्गेनिक इनपुट्स लाइक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खरीद सकें और अपने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो उसको और आगे ले जा सकें और उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, जिसके लिए गवर्नमेंट कंटिन्यू सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। ये रिकॉर्ड है 2018-19, 2019-20 और 2020-21 का, जहाँ पर PKVY स्कीम के तहत कितना रिलीज़ किया गया पैसा लोगों के लिए, और दूसरा है MOVCDNER स्कीम के तहत कितना पैसा रिलीज़ किया गया। तो 2018-19 में यहाँ पर 329.46, ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हो करोड़ में पैसा दिया गया है। उसके साथ साथ MOVCDNER स्कीम के तहत 174.7 करोड़, और 2021-20 की बात करेंगे तो ये आपका है 381.05 करोड़, और उसके साथ साथ यहाँ पर MOVCDNER स्कीम के तहत 137.17 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया गया है अब तक इन स्कीम को आगे ले जाने के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर, जो कि आपके नाबार्ड और बैंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो फेडरल बैंक हैज़ लॉन्च महिला मित्र प्लस स्कीम। तो यहाँ पर फेडरल बैंक ने एक महिलाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल एक स्कीम लॉन्च की है, जो कि महिलाओं को सशक्तिकरण करेगी, उनको एम्पावर करेगी, उनको हेल्प करेगी। यहाँ पर इस स्कीम को नाम दिया गया है महिला मित्र प्लस, ठीक है, जो कि एक क्यूरेटेड सेट फीचर्स है जो कि वुमेन्स की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है उसको इजी बनाएंगी। ये यहाँ पर ये एंड्रॉयड ऐप लॉन्च की गई है।
यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये बोल सकते हो कि इस स्कीम के तहत, ठीक है, हाउसिंग लोन क्या होता है, क्या इंटरेस्ट रेट होते हैं, कहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट देना है, कब देना है, और उसके साथ साथ क्या प्रोसेसिंग फ़ी होती है, और फी वेवर स्कीम क्या होती है होम लोन के लिए, कम्प्लीमेंट्री और कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस कवर क्या होते हैं, पहले सारी चीज़ें महिलाओं को बताई जाएंगी और फिर काफ़ी इजी वे में उनसे इस चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे ले जाने की बात यहाँ पर की जा रही है, उनको एम्पावर करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी हाल ही में फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है, तो वो है महिला मित्र प्लस स्कीम। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महिला मित्र प्लस स्कीम जो कि महिलाओं के लिए है, किस बैंक ने इम्प्लीमेंट की है, लॉन्च की है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को सशक्तिकरण उनका करने की, उनको एम्पावर करने की एक जो बोल सकते हो इनिशिएटिव लिया गया है, वो फेडरल बैंक ने लिया है। सेकंड बात करेंगे तो पीएनबी लॉन्च्ड पीएनबी प्राइड CRMD मॉड्यूल। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने एक मॉड्यूल लॉन्च किया है जो कि एक मॉड्यूल टूल है जिसको हम पीएनबी प्राइड CRMD के नाम से जान सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है। जो किसके लिए है? जो डिफरेंशियली एबल्ड एम्प्लॉई हैं, जो कहीं ना कहीं विकलांगता का शिकार हैं या अंधेपन का शिकार है, उनके लिए यहाँ पर किया जा रहा है और उनके लिए स्पेशल मेंशन अकाउंट यहाँ पर बोल सकते हो फॉलो अप करेंगे। और ये जो मॉड्यूल है इसको बिल्ड किया है टॉकबैक सॉफ्टवेयर ने, जो कि अलाउ करता है विजुअली इम्पेयर्ड, जिनको दिखता नहीं है, जो दृष्टिहीनता के शिकार हैं, उनको यहाँ पर ये एक सिस्टम प्रोवाइड किया गया है कि वो फ्रीली बिना देखे अपने कस्टमर से केवल एक टैप करके, ठीक है, आप लिखा ना टैप करके, मतलब उनको केवल स्क्रीन टच करनी होगी और अपने कस्टमर से बात कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे और देन उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो दे पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जितनी भी बोल सकते हो डिफरेंशियली एबल्ड एम्प्लॉय हैं उनको आगे ले जाने की बात की गई है और उनकी प्रतिभा को और निखारने की बात यहाँ पर की गई है पीएनबी बैंक के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि हर कोई इंसान है, उसको जीने का अधिकार है, उसको आगे बढ़ने का अधिकार है, लेकिन अगर बोल सकते हो नेचुरली अगर कोई प्रॉब्लम उस इंसान के साथ है तो कहीं ना कहीं उसको दरकिनार करते हुए पीएनबी बैंक ने उनकी प्रतिभा को आगे ले जाने का जो कदम उठाया वो काफ़ी सराहनीय है, उनकी यहाँ पर तारीफ करनी होगी। यहाँ पर बात कर सकते हैं तो उन्होंने पीएनबी वॉरियर के रूप में उनको यहाँ पर लेकर आए हैं और ये जो प्राइड पीएनबी प्राइड मॉड्यूल है जो कि CRMD मॉड्यूल है, इसके तहत अब जितने भी लोग हैं जिनको दिखता नहीं है और जो एम्प्लॉय हैं या फिर आगे एम्प्लॉय बनेंगे, उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी आगे काम करने में और अपनी सेवा वो देश के नागरिकों को दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करें कुछ स्पेशल डे जो कि दिसंबर फर्स्ट वीक में आते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो पहले बात करेंगे वर्ल्ड सॉइल डे जो कि 5 दिसंबर मतलब 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको याद रखना है विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सेकंड है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो कि 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और वर्ल्ड एड्स डे जो कि 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे हैं जो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अब बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था ओमाइक्रोन हैज़ बीन फर्स्ट डिटेक्टेड इन विच वन एमंग द फॉलोइंग कंट्री। तो एक और वायरस आ चुका है जो कि कोविड का ही एक म्यूटेंट है जो कि है ओमाइक्रोन। वो सबसे पहले किस कंट्री में डिटेक्ट किया गया? तो वो आंसर आपका है साउथ अफ्रीका। सबसे पहले ओमाइक्रोन के जो पेशेंट हैं वो साउथ अफ्रीका में पाए गए। तो सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज की इस प्यारे से क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड in the 2021 edition of the 10th annual WCM report। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि 10वीं एनुअल रिपोर्ट थी, इसके तहत 2021 की नंबर 1 कोऑपरेटिव वर्ल्ड में कौन सी कंपनी बन गई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। पहला है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसको NFL के नाम से जानते हैं। एक आपका है ONGC,
देन इफ़को और देन नाबार्ड। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि घर बैठे एग्रीकल्चर में अपडेट्स ले सकें और अपने आने वाले एग्जाम को अच्छा बना सकें। तो मिलते हैं सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।